हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम लोग अपना लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी आगे आ चुके हैं। आगे आने वाला करीब मान के चलिए 7-8 लेक्चर और होगा। ये लेक्चर 5 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो बात हो सकता था हम लोग सब कर लिए। अब आज हम लोग का पढ़ाई शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की बातों से। नया लेक्चर, नया टॉपिक, तो अपने कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए मेरे साथ लिखने के लिए, समझने के लिए। देखिए, ये चैप्टर तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होगा जो क्लास 12th में आपको हर चैप्टर में काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, और उसका हम लोग लगभग समझ लीजिए सेकेंड टॉपिक आज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या है? लेक्चर 5 है और टॉपिक आज शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, ना सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसके थोड़े बहुत बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होना ही है, वो तो समझना ही है। उसके अलावा हम लोग यहाँ स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं अपने बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी सिलेबस में है, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो थ्योरी हो, आपको हर चीज़ इस लेक्चर सीरीज़ में, चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग सेपरेट एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हर चैप्टर के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग फोकस करेंगे डेरिवेशंस पे और जो अपना थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को के बारे में कोई भी डिफाइन वगैरह लिखने से पहले हम थोड़ा आपसे बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या समझे थे कि कोई भी दो चार्ज होता है, जब दोनों आपस में आमने सामने रहता है तो दोनों एक दूसरे पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। ये बात तो हम लोग समझे थे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर हम चार्जेस को दूर करते जाएंगे तो वो कम होता जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, एक इमेजिनरी एरिया है जहां तक कोई भी चार्ज अपना फोर्स को लगा सकता है। मान के चलिए एक ये चार्ज है, दूसरा चार्ज इसके सामने लाएं तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी है। अब जैसे जैसे हम इस चार्ज को दूर करते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये दूर जैसे जैसे होते जाएगा, कोई तो सीमा होगा ना जहाँ पे जाने के बाद इसका फोर्स इस पे लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग टेक्निकली ज़ीरो नहीं बोलते, क्योंकि हर एक बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा ही रहा होता है, जब बहुत दूर चला जाता है तो भी। लेकिन
हम लोग उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि वो इतना कम होता है कि हम लोग उसको ना भी लेंगे तो ज़ीरो मान के चल सकते हैं। अब ये जो एरिया है जहाँ तक ये वाला चार्ज अपना फोर्स लगा पा रहा था किसी दूसरे चार्ज पे, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। उम्मीद है समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कुछ नहीं, बस एरिया है, किसी चार्ज के आसपास का एरिया है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन है वो, एरिया है वो। तो चलिए हम लोग पहले डिफाइन से शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू any charge means the space around it within which any other charge when brought or introduced will experience इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज मीन्स द स्पेस अराउंड इट within which any other charge when brought or introduced will experience electric force। यही बात अभी मैंने बताया था कि कोई चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है कुछ रीजन तक, जहां तक कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो उसको इस चार्ज का फोर्स महसूस होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स। अब जब हम लोग चार्ज का बात करते हैं ना, तो हम लोग दो तरीके का चार्ज को देखते हैं। ठीक है, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। हम लोग मानते हैं कि सोर्स चार्ज एक बड़ा चार्ज जो अपने आसपास इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए तो उसको एक फोर्स महसूस होगा, उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। लेकिन जब कोई चार्ज इतना छोटा हो कि उसको अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने छोड़ दे तो वो अपने आसपास इतना ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएगा कि कोई दूसरा चार्ज आए
तो उसको कोई फोर्स महसूस हो। फोर्स इतना छोटा महसूस होगा ना कि लगेगा नेग्लिजिबल है। क्लियर है? तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है जिसको हम लोग किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि फोर्स कितना है। और सोर्स चार्ज वो मेन चार्ज होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है और एक अच्छे अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट करता है वो टेस्ट चार्ज पे, जब टेस्ट चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाए। आपको नाम से ही पता चल रहा है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेते हैं और टेस्ट चार्ज में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। टेस्ट चार्ज का खुद का इतना ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है कि वो सोर्स चार्ज को इम्पैक्ट कर पाए। यही बस कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते जाइए साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड any source charge has, इसको हम लोग Q मानते हैं, has its own independent existence. Irrespective of the presence of test charge. और टेस्ट चार्ज को हम लोग मानते हैं Q नॉट। ये छोटा सा चार्ज है और सोर्स चार्ज बड़ा चार्ज है। ठीक है, अब देखिए फील्ड ट्रैवल्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसका अगला प्रॉपर्टी जो हम लोग देख पाते हैं, इसका स्पीड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर स्पीड का बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तेज़ी से बनता है किसी चार्ज के आसपास, तो हम लोग बोल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल्स इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड से ये ट्रैवल करता है, लाइट के स्पीड से तैयार होता है किसी भी चार्ज के अराउंड। तो हम लोग लिखेंगे फील्ड ट्रैवल्स with the velocity of light. अगला पॉइंट तो वही है कि सोर्स चार्ज जो है ना, वो टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये हम लोग मान के चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना टेस्ट चार्ज का, वो इतना छोटा है कि वो सोर्स चार्ज पे कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो यही चीज़ लिखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट तो लिख ही चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सोर्स चार्ज जो है अपने खुद के फील्ड से भी अफेक्ट नहीं होता है। किसी भी चार्ज का फील्ड उसके आसपास होता है, उसके आसपास के रीजन के चार्जेस को अफेक्ट करता है, लेकिन वो खुद का चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है।
जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आने वाला नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सब पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन जो भी है। लेकिन वो खुद पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उसके खुद पे नहीं पड़ता। तो हम लोग लिखते हैं सोर्स चार्ज इज नॉट influenced by its own electric field। ठीक है, तो अब देखिए इतना बात के साथ हम लोग कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसका बेसिक बात सब क्या है, भाई उसका स्पीड कितना हो सकता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये सब हम लोग बात किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब अगला वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए क्या है, पहले थोड़ा समझाए थे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आसपास का सराउंडिंग है ना, जहां तक कोई चार्ज अपना फोर्स को लगा पाता है उतना दूर तक का रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करें कि भाई फोर्स लगा पा रहा है, बात ठीक है, लेकिन फोर्स कितना लगा पा रहा है, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा सवाल, नहीं, अगर हम मान के चलते हैं ना कि जो टेस्ट चार्ज है जिस पे फोर्स लगाना है वो 1 कूलम्ब का है, एक ही कूलम्ब का है, तब फोर्स कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है, तो के Q1 जो सोर्स चार्ज जिसको Q1 मान लेते हैं और Q2 हुआ टेस्ट चार्ज जिसको 1 ले लेंगे, तो के Q1 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब के Q1 बाई आर स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अब डिफाइन का बात करते हैं कि भाई कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज, जब वो किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में एंटर कर जाएगा, तब उसको बात करेंगे, उस पे पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है, फोर्स ही है, लेकिन फोर्स का एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है ना वो 1 कूलम्ब का ही होना चाहिए। 1 कूलम्ब के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो इसका एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद अब डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स, गंदा हो गया, इट इज द फोर्स experienced
बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at a point in an electric field. ठीक है, ये उसका डेफिनेशन बना। क्या होता है तो समझाई दिए। अब अगर फॉर्मूले का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि एक तरह से फोर्स ही है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक कूलम के चार्ज पे क्या फोर्स बन रहा है ये निकालना है ना। तो इसमें फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि हम बोल दिए ठीक है, F का वैल्यू क्या होता है, अगर E इक्वल्स टू हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो F क्या होता है? KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सोर्स चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज Q0 है बाई Q0। ये फॉर्मूला बना ना, सॉरी एक मिनट, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है बाई आर स्क्वायर और इंटू 1 बाई Q0 हुआ है ना। देखिए F बाई Q0 है ना, तो F इंटू 1 बाई Q0 बोल सकते हैं ना। F का तो क्या हुआ? के क्यू Q0 बाई आर स्क्वायर और इंटू किए तो 1 बाई Q0। अब Q0 और Q0 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जो बना वो है KQ बाई आर स्क्वायर, जिसमें Q क्या है? Q सोर्स चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं Q, सोर्स चार्ज है वो। याद रखिएगा, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको नहीं लेना है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है उस चार्ज को लेना है Q के जगह पे। तो ये दो फॉर्मूला है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, समझ में आ गया, फोर्स से डिराइव हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब बात करते हैं यूनिट का। चलिए एसआई यूनिट का बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। और बाई है ना, तो न्यूटन पर कूलम्ब। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर और न्यूटन पर कूलम्ब ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, जैसे चाहे लिखिए। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूरा बात। अब बात आता है ना कि हम लोग ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। हम लोग बाकी यूट्यूब चैनल की तरह आधा अधूरा पढ़ाई थोड़ा ना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पूरा पढ़ाई करेंगे। मतलब आपके एग्ज़ाम में जो जो डेरिवेशंस आ सकता है, हम लोग हर वो डेरिवेशन को देखेंगे, हर उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे जो आने का चांसेस होता है डिटेल में। मान के चलते हैं कोई छोटा डेरिवेशन है उसको भी करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है बड़ा डेरिवेशन है उसको भी करेंगे। हाँ, कुछ डेरिवेशन जो होता है ना आने का चांसेस ज़्यादा होता है, वो जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाएंगे, क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे होंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, तब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डालूंगा जो आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन अभी क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग, हर चीज़ पढ़ते चलते हैं, स्टार्टिंग से ही छोड़ना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक डेरिवेशन शुरू करेंगे
और जो सबसे पहला डेरिवेशन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, वो आता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब इसमें देखिए बहुत सारा सब पार्ट है। पहला, व्हेन सोर्स चार्ज इज केप्ट एट ओरिजिन। अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, जहाँ पे आपका जो सोर्स चार्ज है ना वो रखा हो ओरिजिन पे। ओरिजिन समझते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई जेड का जो प्लेन होता है उसमें जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे तीनों एक्सिस मीट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो वहीं पे रखना है व्हेन सोर्स चार्ज is kept at origin। ये पहला सवाल है, ये रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम लोग इसका डायग्राम को डेवलप करेंगे। चलिए ठीक है, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस और ये अपना z एक्सिस, तीनों एक्सिस हो गया। इस जगह पे है अपना सोर्स चार्ज ओरिजिन पे, ठीक है, और जो अपना टेस्ट चार्ज है वो कहीं पे हम रख दिए, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। अब जब हम लोग बात करें डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि R का बात करना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो भाई ये अपना आएगा ओरिजिन से। अच्छा, ओरिजिन से जब भी कोई मेरा वेक्टर निकलता है किसी पॉइंट की तरफ तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं उसको, है ना। यहाँ पे पी पॉइंट के लिए तो हम लोग आर पी लिख देते हैं। चलिए, आर पी वेक्टर है ये। इतना डायग्राम हुआ। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? हम लोग एक बात जानते हैं, बाय कूलम्स लॉ, फोर्स कितना होता है? एफ वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये हुआ कूलम्स लॉ का। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं, क्यू नॉट, देयरफॉर ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई क्यू नॉट आर कैप। अगर हम क्यू नॉट और क्यू नॉट को काट दे तो फाइनल बचेगा E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब आप जब लिखिएगा ना आंसर, है ना, फाइनल आंसर वेक्टर के फॉर्म में, तब आप क्या कीजिएगा कि ये जो k है ना, इसको k के फॉर्म में मत छोड़िएगा, इसको 1/4πε0 के फॉर्म में बना दीजिएगा, जो फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं कि k का वैल्यू क्या होता है।
E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब या तो आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो एक बात और आप जानते हैं, उफ शिट, रुकिए, पूरा कंप्लीट लिख देते हैं फिर से। ये थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो हाँ, तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो फिर एक और तरीका होता है वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का। ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, आर कैप को आप लिख सकते हैं ना आर वेक्टर बाई आर, है ना, मॉड ऑफ आर या आर लिखिए, सिर्फ आर लिखने का मतलब है आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब आर वेक्टर, ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। दोनों में से जो भी तरीका आपको बनाने को आ रहा है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ तब के बारे में जब सोर्स चार्ज आपका पड़ा हुआ है कहाँ, तो ओरिजिन पे। लेकिन इन केस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों ही ओरिजिन पे ना हो, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं, व्हेन सोर्स चार्ज is not at origin, is not at origin। एक डायग्राम डेवलप करते हैं, ये अपना हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना सोर्स चार्ज Q और यहाँ पे ले लेते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट। इस Q को हम मान लेते हैं पॉइंट A और Q नॉट वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट B। अब भाई डिस्टेंस अगर हम Q से Q नॉट का देखें तो ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, है ना। अब जिनको याद नहीं आ रहा ना वेक्टर का कॉन्सेप्ट, आप प्लीज़ जा करके क्लास 11th का वेक्टर कॉन्सेप्ट को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी पढ़िएगा ना फिजिक्स तो आपको वेक्टर आना ही चाहिए। तो अगर हम A से B तक का डिस्टेंस को देखें तो ये तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। तो भाई हम क्या करेंगे, पहले A का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, आर ए वेक्टर, फिर B का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, आर बी वेक्टर। अब अगर हमको आर ये A से B तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आर ए टू बी वेक्टर बनाएंगे, जो कैसे निकाल सकते हैं, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर
ये ट्रायंगल लॉ से निकल गया है ना, वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ है उससे निकाल सकते हैं आर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब इसका यूज करके हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। शुरू ऐसे ही करेंगे बाय कूलम्स लॉ, है ना। हर एक कोई भी हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखा रहे हैं। बाय कूलम्स लॉ एफ वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय आर ए बी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, आर ए बी कैप। अब देयरफॉर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही निकालना है ना, इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय आर ए बी स्क्वायर इंटू 1 बाई क्यू नॉट आर ए बी कैप। अब ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर ए बी स्क्वायर इंटू आर ए बी कैप। अब इसमें से एक के को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/4πε0 से, और आर कैप को रिप्लेस कर देते हैं आर वेक्टर बाई मॉड आर से। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर ए बी को हम लोग ऊपर क्या निकाले थे, आर बी माइनस आर ए, तो लिख सकते हैं आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। अच्छा, आर कैप को हम लोग आर वेक्टर आर ए बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर ए बी ले सकते हैं। अब इसमें ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू। अच्छा, आर ए बी वेक्टर जो है, या आर ए बी, उसको हम आर बी माइनस आर ए ले सकते हैं ना। तो भाई नीचे में आर ए बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे आर ए बी का स्क्वायर था, है ना, नीचे में क्यू के नीचे देखिए आर ए बी का स्क्वायर था, और यहाँ पे आर ए बी है, तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए बी का क्यूब बन जाएगा। तो उसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर मॉड क्यूब इंटू आर ए बी वेक्टर की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, बस इसमें मॉड नहीं लगाना है, ये वेक्टर डायरेक्शन की है। ये हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। जो लिख सकते थे, जो बता सकते थे, हम बता दिए हैं।
बात होता है दिमाग में बैठाने का। तो आप जितना हो सके उसको, जैसे मेरे साथ बनाने के बाद अब जब नोट्स में लिख लीजिएगा, उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ना तो खुद से भी एक बार उसको सॉल्व करके देखिएगा, तब आपके दिमाग में आएगा। हाँ, जिनको वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि क्लास 11th का लेक्चर जा कर के विज़िट कीजिए, देखिए और उसको समझिए, क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाने में। इसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन था अपना कि सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है। अब दूसरा जो सवाल आता है ना, अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में सवाल आएगा कि आप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मल्टीपल चार्जेस है। अब एक टेस्ट चार्ज, अब ये क्या है, सारा सोर्स चार्ज है ना, Q1, Q2, Q3, Q4, अब ये सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, एक टेस्ट चार्ज जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो किस तरह से उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ेगा, उसका एक फॉर्मूला, उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाइए। अब कुल मिला के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना पिछले वाले लेक्चर का है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे मैंने समझाया था कि सुपरपोजिशन वो पोजीशन होता है जिस पे हम लोग मान के चलते हैं कि इस पे हमको कैलकुलेट करना है फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्जेस। उस पोजीशन को हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं, जिस पे आने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। बात वही है, वो फोर्स ही एक तरह से बस पर यूनिट चार्ज के बारे में बात होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं। अगर नॉर्मल फोर्स होगा, सारे चार्जेस को लेना है, तो हम लोग फोर्स बोल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं। थर्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a group of discrete charges। ठीक है, ये हेडिंग है। अब क्या है, इसको हमको डिराइव करना है ना, आपको जैसे रियल लाइफ में आप स्कूल में डिराइव कीजिएगा, एग्जाम में डिराइव कीजिएगा, वैसे ही डिराइव करेंगे। तो क्या यहाँ पे चार्ज तो कितना भी हो सकता है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अगर एग्जाम में मेंशन्ड नहीं है कि आपको कितना चार्ज लेना है, तो आप 3 ही चार्ज लीजिए, 3 ही चार्ज से डिराइव करके दिखाइए, वो सेम डेरिवेशन आएगा। आप 4 लीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा, 5 लीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा। तो इसीलिए आप सबसे बेसिक से सबसे मिनिमम होता है वही लीजिए, ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले एक डायग्राम डेवलप करते हैं। ये अपना हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, ये अपना पॉइंट P है जिस पे है टेस्ट चार्ज। यही वो सुपरपोजिशन है जिस पे हमको लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू वेरियस चार्जेस। यहाँ पे हम लेते हैं Q1, है ना, इसको हम ले लेते हैं Q1, इसको हम ले लेते हैं Q2 यहाँ पे, और एक यहाँ पे ले लेते हैं Q3। ठीक है, सबका पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। P का पोजीशन वेक्टर को हम R ले लेते हैं, R वेक्टर। Q1 का पोजीशन वेक्टर को हम ले लेते हैं R1 वेक्टर।
Q2 का पोजीशन वेक्टर को हम लेते हैं R2 वेक्टर, Q3 का पोजीशन वेक्टर को हम लेते हैं R3 वेक्टर, ठीक है। अब ये जो आपका 4 पोजीशन वेक्टर है, हम क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब Q1 के कारण भी तो Q0 पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा होगा, Q2 के कारण भी लग रहा होगा, Q3 के कारण भी लग रहा होगा। पहले सबको इंडिविजुअली लिख लेते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम को मेमोराइज कर लीजिए, हम उसको लिख लेते हैं नीचे। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 के कारण है, Q1 के कारण, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अभी डेराइव किए ना पीछे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सीधे लगा देंगे वेक्टर के फॉर्म में। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम 1, चार्ज 1 टू Q0 लेना है, तो हम लोग लेंगे R1 से लेके P तक, R1 से लेके P तक, मॉड स्क्वायर R P माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, पूरा आपको फाइनल लिख के देते हैं, रुक जाइए। ये जो R1P लिखे हैं ना, इसको भी तोड़ के ही लिखते हैं, क्योंकि डेराइव तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं, सीधा फाइनल फॉर्मूला ही लिखते हैं। R P नहीं किया था, R था ना, सिर्फ RP तो था नहीं। R माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब और R माइनस R1 वेक्टर, ये डायरेक्शन के लिए हुआ। ये आपका E1 दिखाया। अब E2 देखते हैं, है ना। डायग्राम आपके पास बना हुआ होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। हमको डायग्राम याद है दिमाग में, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 ले रहे हैं अब, क्योंकि E2 है, 2 के कारण देख रहे हैं। R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हुआ E2। फिर E3 में आते हैं। अब थर्ड वाले के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, फॉर्मूला बैठाते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मॉड क्यूब R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ठीक है। अब देख लीजिए, इस फिगर के हिसाब से हम लोग Q1 से QP पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, Q2 से QP पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और Q3 से QP पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीनों निकाल लिए। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किए, ये वाला है ना, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर क्यूब RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल किए हैं और तीनों को निकाल दिए। अब क्या है, अब हम जानते हैं कि 3 वेक्टर है मेरे पास। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि भाई उस पे लगने वाला जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो जितना भी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पे लगा है, वो सब का वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ई नेट लिखेंगे। फाइनल जो ई नेट निकलेगा
वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर के बराबर होगा, है ना। अब ये E1 E2 E3 जितना भी आएगा ना, ये है क्या, इसका अगर हम एक फाइनल फॉर्मूला बनाएं, है ना, ये सबको लिख करके, तो कैसा बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 तो सब में है, तो उसको तो लिख ही देंगे। उसके बाद चेंज हो रहा है तो हम समेशन ऑफ लगाते हैं। समेशन ऑफ में एक वेरिएबल लेंगे जो 1 से लेके n तक जाएगा, मतलब जितना भी चार्जेस है उतना तक जाएगा, 1 से लेके n तक। अब सब में देखिए r वेक्टर, आपको ध्यान से दिखाते हैं, ये तीनों को देखिए, सब में r वेक्टर माइनस r1, r वेक्टर माइनस r2, r वेक्टर माइनस r3, यही दिया हुआ है ना। इसका मतलब पहला तो r वेक्टर ही रहने वाला है, दूसरा में r1 r2 r3 करके rn तक जा सकता है। तो हम लोग फाइनली इसको ऐसे लिखेंगे, q भी चेंज हो रहा है तो qi, है ना, q1 q2 q3 करके चेंज हो रहा है। उसके बाद r वेक्टर तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, माइनस r1 r2 r3 करके चेंज होगा, तो इसको भी ri वेक्टर कर देते हैं और इसका मॉड का क्यूब लिख देंगे। अब डायरेक्शन के लिए r वेक्टर माइनस ri वेक्टर डाल देंगे, ठीक है। ये आपका आ गया डिस्क्रीट चार्जेस के लिए फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर्स के फॉर्म में। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ डिस्क्रीट चार्जेस के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कैच है, ये जो RI है, RI है ना, ये तो कहीं भी हो सकता है ना, सोर्स चार्ज है वो तो, Q1 Q2 Q3 ये सब, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है, लेकिन R वेक्टर तो एक ही जगह फिक्स्ड होगा। इन केस मानिए, इन केस सॉरी, इन केस R वेक्टर इक्वल्स टू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं टेस्ट चार्ज जिस पे फोर्स लगाना है, टेस्ट चार्ज का ही था ना R वेक्टर, इज एट ओरिजिन, टेस्ट चार्ज जो है ओरिजिन में, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है तो भाई अपना R वेक्टर नीचे देखिए, R वेक्टर माइनस RI है ना, इसमें R वेक्टर तो गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ RI। तो फाइनल अपना रिजल्ट अगर ऐसा केस बनता है ना, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0, I जो है 1 से लेके n तक जाएगा, जिसमें QI बाई R वेक्टर तो लेना ही नहीं है, तो हम सीधा RI ही लिखेंगे, RI का क्यूब, और डायरेक्शन क्या है, RI वेक्टर। ये बन जाएगा फॉर्मूला अगर टेस्ट चार्ज ओरिजिन पर है। ओरिजिन होने का मतलब है कि R वेक्टर 0 0 0 हो गया, खत्म, तो बचा सिर्फ RI, और ये RI क्यूब हो जाएगा मेरा नीचे में, और ऊपर में जो डायरेक्शन है उसमें RI वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि R वेक्टर तो गायब हो गया ना। अब ये अपना तीसरा डेरिवेशन पूरा हुआ। लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। होपफुली आपको अभी तक का डेरिवेशन समझ में आया होगा
लेकिन ये वाले लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशंस। 2-3 और डेरिवेशंस बाकी है जिसको हम लोग को करना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका डेरिवेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी इसके बाहर से नहीं आता, गारंटी। नोट्स को कंप्लीट रखिए, अपने पढ़ाई रिवीजन को जारी रखिए। जब भी क्लास हो, वीडियो अपलोड हो, उसको देखिए और अपने दोस्त, भाई, बंधु जो भी है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग भी काम करते रहें, आपको फ़ायदा मिलता रहे और आपके साथी को भी, जितने भी आपके साथी हैं उन सबको भी फ़ायदा मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करें और ज़्यादा काम करने के लिए, आपके लिए और अच्छे कंटेंट को लेके आने के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।